देखो, लास्ट क्लास तक हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हमने ये चीज़ कही कि जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है। जैसे मान लो, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हमने ये कहा था कि भाई जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है। जैसे मान लो मुझे P2O5 बनाना है, तो मैंने कहा था कि जो फॉस्फोरस है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, P4 सॉलिड, एंड ऑक्सीजन चाहिए होगा बनाने के लिए। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, O2 गैस, एंड जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है। एंड अब बैलेंस आउट कर दो, इसको हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस चाहिए, तो यहाँ पे 4 थे तो हाफ कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन कितने चाहिए, 5, तो यहाँ 5/2 कर दो। तो इस रिएक्शन से जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P2O5। ये चीज की थी हमने, कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H नॉट एंड द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है एंड इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, एंड तुम्हें एक रिएक्शन दी हुई है, तुम्हें इस रिएक्शन के लिए ये डाटा डिमांड कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है किस किस की, OF2, H2O, HF। देखो जब भी तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हो और किसी रिएक्शन की एंथैल्पी पूछ रहा हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या है, O2 है और HF है, तो दिस इज सम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर अपने पास क्या क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OF2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। साथ ही साथ हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना होता था। O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 रहने देते हैं। HF के साथ क्या लगा है, 2, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। OF2 के आगे क्या लगा है, 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। H2O के आगे भी क्या लगा है, 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। साक्षी यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को भी? अब तो बस वैल्यूज ही पुट करनी होती थी इसके अंदर। O2 की वैल्यू चाहे दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, हमें पता है कि 0 होती है। ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF, HF की वैल्यू कितनी थी, -268.6 माइनस OF2 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 23। ये ध्यान रखना कि इन सबके यूनिट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे सबके यूनिट्स ही किलो जूल पर मोल है, तो एज सच कोई इशू नहीं आएगा। प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -241.8। तो इसको सॉर्ट आउट करना है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 268.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 537.2 माइनस 23 प्लस 241.8, एंड ये बनेगा तुम्हारा 537 दिस प्लस 23 माइनस 241.8 माइनस 318.4। ये डेल्टा H आएगा, डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज ही पुट की हैं। अच्छा जब ये नॉट लगा देते हैं किसी भी चीज के ऊपर, जैसे एक होती है डेल्टा H, डेल्टा H होता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंड अगर मैं इसके ऊपर नॉट लगा दूं तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अगर मैं किसी चीज के ऊपर नॉट लगा रहा हूं तो वो स्टैंडर्ड बनेगा। स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री, STP कंडीशन नहीं है,
ये रूम कंडीशंस होती हैं। रूम कंडीशन पे टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री या 298 केल्विन कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो केल्विन में पुट करना होता है। एंड प्रेशर कितना हो जाता है 180। तो अपने क्वेश्चन में नॉट लगाया हुआ है, ध्यान से देखो, हर एक जगह नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमें टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कितना लेना है 25 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ नहीं दिया हुआ। डेल्टा एच नॉट तो आ गया रिएक्शन का, अब डेल्टा यू नॉट निकालते हैं। डेल्टा यू नॉट कैसे निकलेगा, कोई आइडिया? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो जूल्स के अंदर आती हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली किलो जूल्स में पुट करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो डेल्टा एच नॉट निकल के आया है वो किलो जूल्स में निकल के आया है, तो हमें पहले उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो अपना आंसर आ रहा था 318.4, तो यहाँ पे जब पुट करोगे वो आएगा 318.4 इंटू 1000। डेल्टा यू नॉट निकल आएगा, डेल्टा एन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कितने मोल गैसियस प्रोडक्ट है, एक ये रहा और दो ये रहे, तो 3 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, कितने मोल गैसियस रिएक्टेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट है। आर की वैल्यू हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे 8.314 ही रखेंगे। एंड टेम्परेचर मेंशन नहीं है लेकिन नॉट मेंशन है, नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है मतलब टेम्परेचर कितना लेना है 298। सॉल्व इट एंड यहाँ से डेल्टा यू नॉट आ जाएगा। एंड जो मेरे पास आंसर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, माइनस 320.8 किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल्स के अंदर आएगा। अगर उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हो तो माइनस 320.8 किलो जूल्स। कोई डाउट? इसे नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दे रखी है एंड उसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। एंड हमें पता है एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है Fe2O3, क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो ट्वाइस करना पड़ेगा, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है, 4 मोल तो है आयरन, तो 4 मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, 3 मोल है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 तुम्हें दे रखा था 824 किलो जूल्स में ही रहने देते हैं। आयरन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओगे साक्षी? क्या आयरन की नहीं दे रखी है लेकिन क्या पता है? सर 0 होगी। 0 होगी, क्योंकि आयरन को तो हम बना ही नहीं सकते। आयरन वैसे भी नेचुरली एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, हमें बनाना भी सॉलिड में ही है, तो हम इसको बना ही नहीं सकते। तो जिस चीज़ को हम नहीं बना सकते हैं उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, प्लस O2 की तो हमें पता ही है कि 0 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1648 किलो पर मोल। कोई डाउट? क्लियर? साक्षी, करणवीर, मान्या, कोई दिक्कत? सर हमने एक पॉइंट में लिखा था जिसमें H2 की फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0 थी, उसमें हमने 3/2 O2 को लिखा था O3 एंड O3 इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये कहा था बेसिकली होता क्या है, जिस चीज के लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं बना सकते उस चीज के लिए हम 0 लेते हैं। हमने कहा था कि H2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि H2 बनाने के लिए हमें लेना ही H2 पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम H2 ही ले रहे हैं और H2 ही बना रहे हैं, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो गई थी। सिमिलरली अगर मुझे N2 बनाना है तो नाइट्रोजन मेरा स्टैंडर्ड स्टेट में भी कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे तो देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचर में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम बना सकते हैं फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन।
तो इसीलिए जीरो नहीं होता है। सेम इज द केस फॉर ओजोन। अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन बना तो ऑक्सीजन से है, तो मतलब हम इसको लैब में बना सकते हैं। तो अगर हम इसको बना सकते हैं तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन जो अपना आयरन है, आयरन हमें बनाना भी सॉलिड फॉर्म में है और नेचर में भी वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगी? जीरो। हम उसको बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो नेचुरली वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन ग्रेफाइट, मुझे कार्बन ग्रेफाइट बनाना है, तो मुझे पता है कि भाई कार्बन बनाने के लिए लेना ही मुझे कार्बन पड़ेगा, वो भी ग्रेफाइट फॉर्म में। तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ कि कार्बन ग्रेफाइट गिविंग कार्बन ग्रेफाइट, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसका डेल्टा एच भी क्या रहेगा? जीरो। लेकिन बाई चांस मुझे कार्बन डायमंड बनाने के लिए बोल दिया होता, तो मुझे पता है मेरा स्टैंडर्ड स्टेट में तो डायमंड एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैंडर्ड स्टेट में तो क्या होता है मेरे पास? कार्बन का ग्रेफाइट। तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जिससे मैं इसकी कन्वर्जन कर दूंगा, तो ये रिएक्शन बन सकती है। क्योंकि रिएक्शन बन सकती है तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। जिस चीज की रिएक्शन नहीं बन सकती है वो चीज जीरो है। H2 की रिएक्शन नहीं बन सकती, N2 की रिएक्शन नहीं बन सकती। ओजोन में बना तो ये ऑक्सीजन से है, तो मैं रिएक्शन तो बना सकता हूँ। अगर मैं रिएक्शन बना सकता हूँ तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी भी जीरो नहीं होगी। ग्रेफाइट की मैं रिएक्शन नहीं बना सकता क्योंकि मुझे बनाना भी ग्रेफाइट है, और हमने पढ़ा है कि कार्बन एग्जिस्ट भी ग्रेफाइट की फॉर्म में करता है। तो रिएक्शन ही नहीं कुछ हुई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो रहे हैं देन इट इज जीरो। अगर जैसे अब डायमंड के केस में देखें, बनाना तो डायमंड है, नेचुरली तो हम ग्रेफाइट लेते हैं, तो ये जीरो नहीं होगी। क्लियर ये नहीं? यस सर। ठीक है। अगर वहां पे बोल देता आयरन गैस या लिक्विड या मोल्टन, ऐसा कुछ मेंशन कर देता वहां पे, तब ये जीरो कभी ना होती, क्योंकि मुझे पता है आयरन तो नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में। तो मतलब इसको तो बनाया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, तो ये जीरो नहीं होगा। लेकिन वहां पे बना भी सॉलिड, चाहिए भी सॉलिड था, नेचुरली भी सॉलिड एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो जीरो माना गया। करो नोटिस है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट होंगी, सेकंड फर्स्ट तो हो जाएगा। तुम लोग बी पार्ट ट्राई करके मुझे एक बार आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था कि इन सब की तो हमें वैल्यूज दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है, O2 भी जीरो होगा और एल्यूमिनियम सॉलिड भी जीरो होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो अपना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकालते हैं तो वो आएगा ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि रिएक्टेंट में तो दोनों ही क्या है? जीरो। एल्यूमिनियम भी नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है, तो रिएक्टेंट में तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी बस वैल्यू का डबल ही करना था, वो हो जाएगा किलो जूल्स। ठीक, इसको ट्राई करो फिर देखते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बेसिकली तुम्हें क्या कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज बताओ व्हेन 2.63 ग्राम ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट। तो हमें अमाउंट मेंशन कर दी गई है, एंड हमें दिया हुआ है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट आर दिया गया है, मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमें दिया गया है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमें कितना दिया गया है? -243 किलो जूल। और इस रिएक्शन में हम कितना फास्फोरस यूज कर रहे हैं? 2 मोल। इन रिएक्शन वी आर यूजिंग 2 मोल फास्फोरस। फास्फोरस ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे फास्फोरस का ही डाटा दे रखा था। तो एक बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम 2 मोल फास्फोरस लेते हैं तब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? -243 किलो जूल्स। 2 मोल फास्फोरस का मतलब 2 इंटू 31 ग्राम, क्योंकि 1 मोल फास्फोरस का मास कितना होता है? 31 अप्रॉक्स। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 31।
तो मैंने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास फाइनली मास दे रखा है कि इतने मास के लिए डेल्टा एच निकाल के बताओ। तो अगर इतना ग्राम फास्फोरस है तब जाके डेल्टा एच की वैल्यू आएगी -243 किलो जूल। तो अगर अपने पास 2.63 ग्राम फास्फोरस होगा उसके लिए डेल्टा एच वैल्यू कितनी आएगी, -243 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 2.63। तो जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -10.3 किलो जूल। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? दोबारा समझ लो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज तुम्हें प्रोवाइड किया गया था। रिएक्शन में कितना फास्फोरस यूज हो रहा है, 2 मोल फास्फोरस। तो अगर 2 मोल फास्फोरस लोगे तब डेल्टा एच की वैल्यू इतनी आएगी। मैंने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास फाइनली मास दिया हुआ था कि इतने मास के लिए डेल्टा एच वैल्यू निकाल के बताओ, एंथैल्पी चेंज निकाल के बताओ। तो फिर मैंने 2 मोल का मास में कन्वर्जन किया, फिर गिवन मास के हिसाब से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दी। कोई भी दिक्कत किसी को? तरणवीर कोई दिक्कत? साक्षी क्लियर? मान्या क्लियर? हेडिंग डालो। अभी तक हमने जितना भी काम किया वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे था। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एच सी या डेल्टा सी एच, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेसिकली कंबशन रिएक्शन की एंथैल्पी है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इट इज द एंथैल्पी चेंज। सर सर जो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप सेंड कर दोगे, जैसे लास्ट आपका 6th लेक्चर तक है, उसके बाद है नहीं उस पे। तो उसके बाद आज ही तो चल रहा है। नहीं, जैसे जो आज। ओके सर। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is burnt in excess of oxygen. बेसिकली पहले हम जिसको बना रहे थे उसको 1 मोल रख रहे थे, अब जिसको जला रहे हैं उसको 1 मोल रखना है। कंबशन क्या होता है? बर्निंग इन ऑक्सीजन। तो हमने अपना 1 मोल कंपाउंड रखना है, उसको बर्न करना है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लो मीथेन है। मीथेन की जब हम कंबशन करते हैं तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर मुझे इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बनाना है तो मुझे मीथेन को कितने मोल रखना होगा? 1 मोल। जिसकी कंबशन कर रहे हैं उसको 1 मोल रखना है। हमेशा सबसे पहले कार्बन बैलेंस किया करो, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे भी 1 है, कोई चक्कर नहीं है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ। एंड ऑक्सीजन बैलेंस आउट करने के लिए भी यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। तो इस रिएक्शन से जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेसिकली कंबशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बस जिसको तुम बर्न कर रहे हो उसको 1 मोल रखना है। अब अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, सबसे पहला तो है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब इसका डेल्टा एच हमेशा ही नेगेटिव आएगा। चाहे क्वेश्चन में तुम्हें पॉजिटिव दिया है, वो सिर्फ वैल्यू दे रखी है, तुम्हें नेगेटिव खुद लेना होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इन कंबशन डेल्टा एच सी नेगेटिव होगा। हाँ,
डेल्टा एच सी नेगेटिव होगा ना, मतलब डेल्टा एच सी enthalpy of नेगेटिव combustion. बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव इन combustion every element is converted into its corresponding oxide. Every element is converted into its corresponding oxide. जैसे मान लो हमने कार्बन की कंबशन कराई, कार्बन की कंबशन में कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, बस सिंपल समझो कि कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब तुम जिस चीज की कंबशन करा रहे हो उसको 1 मोल रखना है, तो मुझे कार्बन को 1 मोल रखना है और उसका ऑक्साइड बना देना है। प्रोडक्ट तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि क्या बनता है, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बैलेंस है। जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की कंबशन रिएक्शन की बात करता हूं, ये मैंने किसकी कंबशन रिएक्शन लिखी, कार्बन की, कंबशन ऑफ कार्बन। अगर मैं हाइड्रोजन की कंबशन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूंगा और हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, H2O, वाटर। बस बैलेंस करते हुए ये ध्यान रखना है कि तुम जिसकी कंबशन करा रहे हो उसको 1 मोल रखना है, उसके हिसाब से बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दिया। उसके बाद अगर मान लो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, जैसे अभी अभी मैंने C4H10 लिया था या C2H6 ले लेते हैं। अगर मैं इसकी कंबशन करा रहा हूं, अब इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसकी कंबशन से दोनों के ऑक्साइड बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा और वाटर भी बन जाएगा। एंड बैलेंस करते हुए ये याद रखना, सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन थे, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 + 3 7, तो 7/2 लगा देना है यहाँ पे क्योंकि इसको 1 ही रखना है। अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड होता जिसमें ऑक्सीजन भी होता तो टेंशन नहीं लेनी है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंसिंग में बैलेंस हो जाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं बनाना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं बनाना है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग में ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता ही क्या है, O2। तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड हम नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं बनाना होता, वो बैलेंसिंग में एडजस्ट हो जाएगा। तो कार्बन कितने थे, 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6, 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 + 3 7। यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो पहले से ही है तो 6 और चाहिए, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। कोई डाउट, क्लियर? ये है इथेनॉल। एंड एक बेंजीन की कंबशन रिएक्शन तुम याद रखो, मतलब याद क्या करनी है, बेंजीन होता है C6H6, इसको याद रखो कि बेंजीन इज C6H6। जब मैं इसकी कंबशन कराऊंगा तो कार्बन का भी ऑक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन का भी क्या मिलेगा, ऑक्साइड। कार्बन बैलेंस आउट करें तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6, तो यहाँ 6 लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 6, तो यहाँ 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ, 12 + 3 15, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 15/2, क्योंकि इसको तो हमें 1 ही रखना है। कोई भी डाउट? इन सब रिएक्शन से, इस रिएक्शन से मुझे जो एंथैल्पी मिल रही है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली जिसको हम बर्न कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ से जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, एंड लास्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। कोई भी डाउट किसी को, क्लियर या नहीं?
सर इसमें भी सारे अपने वो नेचुरल स्टेट में होने चाहिए। इसमें क्या है कि बेसिकली तुम्हें कंपाउंड दिया होगा कि किसको बर्न करना है। नेचुरल स्टेट का कोई वो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट में होते हैं। यहाँ पे भी नेचुरल स्टेट वाला रूल नहीं है, तो इसलिए हम लिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, वाटर कई बार यहाँ पे लिक्विड में बनता है, कई बार गैस में बनता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई स्टेट वाला मेंशन मत करो। जब तक मेंशन नहीं है तब तक स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे अभी मुझे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट क्या होती है गैस, वाटर की क्या होती है लिक्विड। हाँ, बेंजीन लिक्विड होता है, इसका ध्यान रखें। बेंजीन इज ए लिक्विड। और ये शायद मैंने तुम्हें लिखवाया भी था कि अगर कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 4 कार्बन तक ही है, अप टू 4 कार्बन, जिसमें मैक्सिमम 4 कार्बन है, वो गैसियस स्टेट में होता है। अगर 5 से लेके 17 कार्बन तक का कोई एलिमेंट है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड। एंड 18 ऑनवर्ड्स वो सॉलिड स्टेट एक्वायर करता है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन थे, 6 कार्बन है, तो ये कैसा रहेगा? लिक्विड। ये जो चीज है ये वैलिड है ओनली फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कुछ नहीं। जैसे अब अपना इथेनॉल है, वो तो लिक्विड होता है, यहाँ पे वो वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो ये जो कार्बन वाला रूल है ये सिर्फ वैलिड है जब तक अपने पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन भी आ जाता है तो उस स्टेट में ऐसा चेंज आ जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर या नहीं? नोट करो इसे। जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर अगला कराऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। एक डाउट था कि जैसे सेकेंडरी रिएक्शन में अगर सपोज हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, कोई और रिएक्शन में अगर सपोज हमें हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ जाए उसको बैलेंस करने की रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में नहीं करोगे ना। अगर कंबशन करा रहे हो तो यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, यहाँ चेंज नहीं हो सकता, तो वो कंबशन नहीं। इन केस अगर कोई ऐसे रिएक्शन आज की जरूरत पड़े, नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। करो इसे ना। क्वेश्चन क्या है? द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट दिस मच टेम्परेचर एंड दिस मच प्रेशर। आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो हमें पता ही है, आर प्रोड्यूस एंड दिस मच ऑफ हीट इज लिबरेटेड। हम कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं, किसकी? बेंजीन की। और अभी अभी हमने कंबशन रिएक्शन लिखी है बेंजीन की, क्या होती है? C6H6। बैलेंस आउट करने के लिए हमने 15/2 लगाया था, गिव्स 6 moles of carbon dioxide and 3 moles of water। इस रिएक्शन का डेल्टा H तुम्हें दे रखा है। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है, या ये हम कह सकते हैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी भी है, क्योंकि ये रिएक्शन ही कौन सी है? कंबशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन ही कंबशन रिएक्शन है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, कितनी दे रखी है? -3267 किलो जूल्स। और हमें क्या दे रखा है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तुम्हें कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताओ। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता रहा है, तो जब स्टैंडर्ड बोले ना तो नॉट लगा दिया करो ऊपर, वो ठीक रहता है। एंड ये भी स्टैंडर्ड है क्योंकि जो कंडीशंस तुम्हें दे रखी हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ठीक, तो डेल्टा HF ऑफ बेंजीन तुम्हें दिया हुआ है, निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें दिया हुआ है एंड इवन वाटर भी तुम्हें दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है? -393.5 किलो जूल्स पर मोल। एंड वाटर के लिए तुम्हें दिया हुआ है -285.83 किलो जूल्स पर मोल। अब देखो यहाँ पे मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकता हूँ। एक और मेथड आएगा बाद में, हम हेसेस लॉ करेंगे तो उससे भी निकलेगा। अभी के लिए हेसेस लॉ हमने नहीं किया है, तो नॉर्मल वाले फॉर्मूला से करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट्स की, माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर क्या क्या है, 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और O2 तो मुझे पता ही है कि क्या होता है 0, तो लिखना है तो लिख दो पहले, बाद में 0 पुट कर देना, फॉर्मूला लिखते हुए पूरा लिखा करो। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपने को कितना दे रखा है, -3267 यूनिट्स, ध्यान रखना किलो जूल्स, तो अब सब कुछ किलो जूल्स में होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -393.5, वाटर के लिए अपने को दे रखा है -285.83, ये वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मुझे निकालना है, और ये तो मुझे पता ही है 0 होता है, तो बस इसको सॉल्व करना है। एंड enthalpy of formation of benzene, this is -3267 plus 393.5 into 6, 393.5 into 6, 2361, एंड प्लस ये बन जाएगा इधर से, अच्छा ये तो माइनस में ही रहेंगे, ये इधर आके प्लस बनेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, -285.83 इंटू 3, 857.49। तो जब तुम यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा माइनस में कितना आएगा, 3267 माइनस 2361 माइनस 857.49 माइनस 48.5 किलो जूल्स पर। कोई भी डाउट, क्लियर या नहीं? सर ऐसे फिर जो डेल्टा एच फॉर्मेशन वाला होता है उसको भी हम डेल्टा एच आर ले सकते हैं ना, क्योंकि वो भी तो रिएक्शन से ही आता है। करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं। हेडिंग डालो हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ क्या कहता है पहले समझ लेते हैं। मान लो मेरी एक रिएक्शन है, A gives B, A gives C। इस रिएक्शन को करवाने का मेरा एंथैल्पी चेंज आया डेल्टा H1। बेसिकली मैंने एक रिएक्शन करानी है, A से C पे जाना है, मैंने सिंगल स्टेप में ही करा दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, सिंगल स्टेप में रिएक्शन करा दी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं पहले A से B पे गया, फिर मैंने B से किस में गया, C में, तो मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन। एक बार मैंने क्या किया, सिंगल स्टेप में रिएक्शन करा दी, A को सीधा C में कन्वर्ट कर दिया। एक बार पहले मैंने A को B में कन्वर्ट किया, फिर B को किस में कन्वर्ट किया, C में। फर्स्ट स्टेप में मुझे एनर्जी चेंज आया डेल्टा H2, सेकंड स्टेप का एनर्जी चेंज आया डेल्टा H3। तो इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इसको रिएक्शन नंबर 1 बोलता हूं और इस रिएक्शन को रिएक्शन नंबर 2 बोलता हूं, तो बेसिकली मैंने 2 स्टेप्स में इस रिएक्शन को कराया। तो मुझे A से C पे जाने के लिए 2 स्टेप्स यूज करने पड़े। पहले मैंने A को B में कन्वर्ट किया, फिर B को C में कन्वर्ट किया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तब जाके मैं A से C पे जा सकता हूं। लॉ क्या कहता है कि चाहे तुम रिएक्शन सिंगल स्टेप में कराओ, चाहे तुम मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिंगल स्टेप में करा रहा हूं तो मेरी एंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा H1। अगर मैं मल्टीपल स्टेप्स में कराता हूं तो मेरा टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, H2 प्लस H3।
दोबारा समझो, अगर मैं एक ही स्टेप में रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा था, डेल्टा H1। अगर मैं मल्टीपल स्टेप्स में करा रहा हूँ तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, मुझे A से C पे जाने के लिए 2 स्टेप्स करने पड़े, तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, H2 प्लस H3। तो लॉ कहता है कि चाहे तुम सिंगल स्टेप में कराओ चाहे तुम मल्टीपल स्टेप में कराओ, तुम्हारी एनर्जी सेम लगेगी। तो डेल्टा H1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कहने का मतलब क्या है, मान लो पहले मुझे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड तक जाना है, पहले मैंने क्या किया, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया किसी तरीके से, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। पहले मुझे x किलो जूल्स ऑफ एनर्जी का चेंज आया, फिर मुझे y किलो जूल्स ऑफ एनर्जी का चेंज आया, या फिर मैंने इसको सिंगल स्टेप में किया होता तो कार्बन को सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया होता, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें एनर्जी चेंज होता मान लो z किलो जूल्स। तो चाहे तुम मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, बेसिकली पहले मैंने कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में करा, फिर मोनोऑक्साइड को मैं डाइऑक्साइड में ले गया, या फिर सिंगल स्टेप में कराओ, ओवरऑल एंथैल्पीज दोनों की क्या आएंगी, सेम। मतलब जो z वैल्यू होगी वो x प्लस वाई के बराबर होगी, क्योंकि इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, x प्लस वाई, फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप। इसमें तो एक ही स्टेप में किया है तो एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, z। अगर सिंगल स्टेप में कराओगे तब भी सेम है, मल्टीपल स्टेप्स में कराओगे तब भी सेम आनी चाहिए। तो लॉ क्या कहता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, एंथैल्पी चेंज of reaction remain same whether the reaction is carried out in single step reaction is carried out in single step or in multiple steps। क्लियर, कोई डाउट? साक्षी, करणवीर, मान्या, अगम, क्लियर? यस नोट करो इसे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। एंड ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेसेस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो थर्मो का लॉ, दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, जो रिएक्शन तुम्हें बनानी है वो लिख लो। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना होता है। कैसे बनाना पड़ेगा, कार्बन ग्रेफाइट में यूज करना पड़ेगा एंड O2 यूज करना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में, लेकिन मुझे जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है तो यहाँ पे मुझे हाफ करना होगा। तो बेसिकली मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने की रिएक्शन लिख ली। अब निकालना कहाँ से, यहाँ से। अब तुम ये देखो कि तुम्हें ये चीजें चाहिए कहाँ से मिलेंगी वो देखनी है। मैं इसको रिएक्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, 1 की जगह इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोलता हूँ। मुझे कार्बन चाहिए ग्रेफाइट, वो मुझे रिएक्शन नंबर 1 से मिल जाएगा। रिएक्टेंट साइड पे चाहिए और रिएक्टेंट साइड पे ही है 1 मोल चाहिए। 1 मोल ही क्वेश्चन में दे रखा है, डाटा में 1 मोल दे रखा है, अपने को भी 1 मोल चाहिए, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन नंबर ए को एज इट इज रखो, रिएक्शन नंबर ए को एज इट इज रखते हैं। एंड मुझे अब O2 चाहिए। O2 बहुत सारी रिएक्शन से मिल रहा है। जब कोई भी चीज बहुत सारी रिएक्शन से मिल रही हो उसको भूल जाओ, वो ऑटोमेटिकली बाद में एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि O2 दोनों रिएक्शन से मिल रही है तो इसको भूल जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे रिएक्शन नंबर 1 में तो कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है रिएक्शन नंबर 2 में। मुझे कितना मोल चाहिए? 1 मोल, और रिएक्शन में भी 1 ही मोल दिया हुआ है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ पे है? मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, दिया हुआ है रिएक्टेंट साइड पे। जब ऐसा कुछ हो तो बेसिकली हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करना है तो मतलब माइनस करना है। अगर तुम्हें रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, प्रोडक्ट पे दे रखा है, या तुम्हें प्रोडक्ट पे चाहिए, रिएक्टेंट पे दे रखा है, बेसिकली उल्टी साइड पे दिया हुआ है, तो मतलब माइनस कर दो। तो अगर मैं ए में से बी को माइनस करूं तो ये रिएक्शन बननी चाहिए जो हमें चाहिए। चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस करने हैं, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट माइनस करने हैं। सबसे पहले ए के रिएक्टेंट्स लिखते हैं। ए के रिएक्टेंट्स क्या है? कार्बन, ग्रेफाइट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ग्रेफाइट ही है। और क्या है ए का रिएक्टेंट? ऑक्सीजन। माइनस बी के रिएक्टेंट्स। पहले रिएक्टेंट लिखने हैं, पहले ए के लिखे मैंने, अब मैं बी के रिएक्टेंट्स लिख रहा हूं। ए के रिएक्टेंट्स लिख चुका हूं, अब बी के रिएक्टेंट्स की बारी। बी के रिएक्टेंट्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। रिएक्टेंट सारे लिख दिए। अब प्रोडक्ट्स की बारी। पहले ए के प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, फिर माइनस बी के प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो चीजें कटती हैं वो काट दो। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। अगर मैं इसको ओपन अप करूं तो ये बनेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस की जगह ये माइनस बन जाएगा हाफ O2 गिव्स नथिंग। अभी के लिए तो यहाँ पे सब कुछ कट गया है। ठीक, तो अगर हम देखें तो प्लस 1 O2 माइनस हाफ O2, ये कितना हो जाएगा? हाफ O2 बचेगा, 1 माइनस 0.5 रह जाएगा। अब ये माइनस में है तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। बेसिकली रिएक्शन के साइन को इक्वल टू का मान के चलो, तो जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये प्लस में चला जाएगा। तो जो रिएक्शन बनानी थी हमें वो बन गई। जो हमें रिएक्शन चाहिए थी, ध्यान से देखो, ये तो चाहिए था, कार्बन चाहिए था, मिल गया। वो भी ग्रेफाइट फॉर्म में चाहिए था, ये ग्रेफाइट ही है हमें पता है। हाफ O2 चाहिए था, वो भी मिल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था, वो भी मिल गया। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि मुझे कार्बन ग्रेफाइट चाहिए था, वो रिएक्शन नंबर 1 से मिल रहा था। और मुझे क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत सारी रिएक्शन से मिल रहा था। जब बहुत सारी रिएक्शन से कोई भी कंपाउंड मिल रहा हो उसे भूल जाओ, वो रिएक्शन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे सिर्फ रिएक्शन नंबर 2 से मिल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था प्रोडक्ट साइड पे, दिया हुआ था रिएक्टेंट साइड पे, तो रिवर्स कर दिया या माइनस कर दिया, ये कह लो। तो रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस किए, पहले ए के रिएक्टेंट फिर बी के रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट माइनस किए, जो चीजें कॉमन थी उसे कैंसिल आउट किया। 1 O2 माइनस 0.5 O2 इज 0.5 O2। जो माइनस वाली चीज थी मैं इधर ले गया, वो प्लस हो गया। तो जो रिएक्शन चाहिए थी वो मिल गई। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मुझे चाहिए था। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज किसके बराबर आएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर ए। मैंने ये रिएक्शन बनाई कैसे है? ए में से बी को माइनस करके, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ए कितना है? माइनस 393.4 माइनस बी की एंथैल्पी चेंज कितना है? 283। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा बस। तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस 393.4 प्लस 283 माइनस 100.4 माइनस 110 110.4 0.4 भी तो आएगा। यस सर। और यूनिट्स ऊपर क्या दिए हुए थे? किलो जूल्स, तो ये भी किलो जूल्स में आएगा। क्लियर ये नहीं? सर जो आपने वो वाला रिएक्शन लिखा है C+1O2 माइनस CO माइनस हाफ O2 वाला, तो उसमें प्रोडक्ट साइड पे 0 लिख सकते हैं? जीरो मत लिखो, बेसिकली ऐसे ही रहने दो इसको, या इसको काटो ही बाद में, इसको ऐसे ही रहने दो, CO2 माइनस CO2 ही रहने दो, क्योंकि जीरो तो नथिंग, कुछ भी नहीं होता ना, ये तो करने का तरीका है जस्ट।
ठीक है सर। ठीक है, इसको काटो ही बाद में जब फाइनल रिएक्शन बन गई। कोई भी डाउट? साक्षी क्लियर, अगम क्लियर? यस सर। नोट करो इन चीजों को, बाकी तो आता ही है, करो ना। अगम तो सर है ही नहीं क्लास में। तो देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मतलब जो मुझे बनाना है मैं उसकी रिएक्शन लिख लेता हूँ। इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है मुझे, C2H5OH बनाना है। तो इसको बनाने के लिए चाहिए होगा कार्बन, ग्रेफाइट। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे खुद ही देखना होगा कि कार्बन को ग्रेफाइट लें या सॉलिड लें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास और कोई डाटा नहीं है। यहाँ पे सॉलिड का मतलब ग्रेफाइट है, ऑटोमेटिकली तुम्हें खुद ही समझना होगा, क्योंकि जो डाटा दिया है वहां पे कहीं पे भी कार्बन ग्रेफाइट नहीं है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कार्बन को क्या लेना होगा, सॉलिड फॉर्म में बेसिकली। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, ऑब्जर्वेशन खुद ही देखनी होगी। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन कहा भी था कि एसेट लेना है या सल्फर लेना है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम कार्बन ही रखेंगे इसको नॉर्मल, एंड हाइड्रोजन लगेगा और ऑक्सीजन लगेगा। सर लेकिन फॉर्मेशन में तो नेचुरल स्टेट चाहिए होती है ना। नेचुरल स्टेट चाहिए होती है, लेकिन तुम्हें ये ज्यूम करके चलना होगा कि यहाँ पे जो सॉलिड है ये सॉलिड डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है। एज्यूमिंग दिस इज ग्रेफाइट, हो सकता है ये ग्रेफाइट हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमें एज्यूम करना होगा क्योंकि हमारे पास कहीं पे भी और कोई डाटा नहीं है कार्बन का, क्योंकि हमें इन तीनों को यूज करके बनाना है और कोई डाटा है ही नहीं अपने पास। तो जो डाटा दिया है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कार्बन, कार्बन कितना चाहिए, 2 मोल, जिसको बना रहे हैं उसको तो 1 ही रखना है। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 चाहिए टोटल, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। एंड ऑक्सीजन कितने चाहिए, हाफ। ये क्लियर या नहीं? बैलेंस्ड इक्वेशन। यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। मैं रिएक्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, 1 2 3 की जगह ABC लिखा करो, क्योंकि हमें कई बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, तो फिर वो सही नहीं रहता। इसको A B और इसको C। अब देखो, मुझे कार्बन चाहिए 2 मोल, मेरे पास सेकंड इक्वेशन में कार्बन है लेकिन एक ही मोल है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को या बी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को 2 कार्बन चाहिए थे तो वो मिल जाएंगे। हाइड्रोजन चाहिए थे मुझे 3 मोल, मेरे पास हाइड्रोजन है थर्ड इक्वेशन में या सी वाली इक्वेशन में, लेकिन कितने मोल, 1 मोल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें ऐड कर देते हैं, तो 3 टाइम्स सी। ऑक्सीजन तो बहुत सारी रिएक्शन में है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन को भूल जाते हैं। मिथेनॉल चाहिए और वो इक्वेशन नंबर 1 में पड़ा भी है, लेकिन दिक्कत वही है कि प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, दिया रिएक्टेंट साइड पे हुआ है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स की बात करते हैं इन सबके। जो चेंजेस तुमने यहाँ लिखे हैं वो रिएक्टेंट्स पे अप्लाई करो। तो डबल ऑफ बी मतलब हर एक बी के रिएक्टेंट के आगे 2 लगा दो, हर एक बी के रिएक्टेंट के आगे 2 लगा दो, प्लस 3 टाइम्स सी मतलब हर एक सी के रिएक्टेंट के आगे 3 लगा दो, हर एक सी के रिएक्टेंट के आगे 3 लगा देते हैं। पहले हाफ था तो अब 3/2 हो गया। माइनस ए मतलब हर एक ए के रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा देते हैं। C2H5OH, पहले ये प्लस था तो अब ये माइनस हो जाएगा, -3 तो रिएक्टेंट्स की बात बन गई सारी की सारी। जो हमने ऑब्जर्वेशन ऑपरेशंस लिखे थे वो लिख दिए। अब प्रोडक्ट्स की बात, तो हर एक बी के प्रोडक्ट के आगे 2 लगा दो, तो बी का प्रोडक्ट है ट्वाइस ऑफ CO2 एंड फिर थ्राइस ऑफ C माइनस ए। अब जो चीजें कॉमन है उसे कैंसिल कर दो और जो माइनस वाली बचती हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। थोड़ा ध्यान से देखो, 2O2 प्लस 3/2O2 कितना हो गया, 2O2 प्लस 2 प्लस 1.5 3.5,
3.5 माइनस 3 कितना बच गया? 0.5। तो 2 कार्बन बचे, हाफ O2 बचा, तीनों हाइड्रोजन बचे हुए। मिथेनॉल इधर माइनस था, उधर जाके प्लस में चला जाएगा, और इधर तो सब कुछ कैंसिल आउट ही हो गया है। 2CO2 2CO2 3H2O 3H2। तो जो अपने को रिएक्शन चाहिए थी वो बन गई। लेकिन इस रिएक्शन को बनाने के लिए हमने क्या क्या किया? इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए हमने डबल किया एंथैल्पी ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर बी, प्लस थ्राइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर सी, ये कंबशन नहीं है, इट इज सी, रिएक्शन नंबर सी, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ए। तो बस अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। तो ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ बी कितना था? -393.5 प्लस थ्राइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सी -286 माइनस एंथैल्पी ऑफ ए -1368। सॉल्व इट, यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एंड जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है -277, चेक कर लेना एक बार, आई थिंक इट विल बी सेम, -277 किलो जूल्स पर मोल। कोई भी डाउट? क्लियर या नहीं? साक्षी, करीमवीर, क्लियर? यस सर। करो नो इसे भी। एक्सक्यूज मी सर, दोनों की बात करें, इस रिएक्शन के अंदर एसिटिक एसिड की बात की है, वो होता है CH3COOH। करो, ट्राई करो के किया। इसका एक और छोटा सा तरीका है, वो भी समझते हैं, वो भी समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो, एक तो है हेसेस लॉ लगाओ, पूरा रिएक्शन लगाओ, वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। एंड अगर ये CBSE में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें हेसेस लॉ ही लगाना है, ठीक है? तब तुम डायरेक्ट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं है, बेसिकली हमने किया है। दूसरा मेथड क्या था कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ कंबशन, ये तभी लगता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ कंबशन और फॉर्मेशन की बात की गई हो, तीसरा कोई डाटा नहीं होना चाहिए बीच में, सिर्फ कंबशन और फॉर्मेशन। अब अपने रिएक्शन में क्या था, देखो, हमें फॉर्मेशन निकालना था, कंबशन दिया हुआ था, फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो मतलब अपने पूरी क्वेश्चन में सिर्फ कंबशन या फॉर्मेशन की ही बात की गई है, तीसरी कोई डाटा की बात नहीं की गई है। तो तुम कंबशन वाली रिएक्शन लिख लो, राइट कंबशन इक्वेशन, राइट कंबशन इक्वेशन। तो अपने पास कंबशन का डाटा किसका दिया हुआ था? कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो मतलब एसिटिक एसिड को हम बर्न कर रहे थे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने कहा था ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो जाता है, हमें बस किस किस को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था, कार्बन को एंड हाइड्रोजन को। तो अगर हमने इसको कंबशन में किया है तो इसको 1 मोल रखेंगे, कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 + 2 6, तो 6, तो ये डाटा बनेगा। अब यहाँ पे तुम लगाओ डेल्टा H रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, this is twice of enthalpy of formation of CO2 plus twice of enthalpy of formation of H2O products minus reactants, one time
enthalpy of formation of acetic acid plus twice of enthalpy of formation of O2. अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी तो दे रखी थी, एंड ये कंबशन की रिएक्शन है, एंड कंबशन की एंथैल्पी कितनी दे रखी थी? -867. इसकी वैल्यू कितनी थी? -867. दिस इज ट्वाइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. CO2 की फॉर्मेशन की वैल्यू थी -393.5 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर की फॉर्मेशन, एंड वाटर की फॉर्मेशन की वैल्यू थी -285.9. तो ये तो हो गई बात इनकी, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड मुझे निकालना था, और ऑक्सीजन की तो मुझे पता है 0 होती है. तो अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं, यहां से आंसर आ जाएगा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर तुम यहां से भी सॉल्व आउट करोगे तब भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, -491.8 किलो. कोई डाउट? यहां से बस थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है वो कट आउट हो जाएगा. अगर सीबीएसई में आता है 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो तब तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक, बेसिकली वही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बस मैंने उसको लगाने का एक तरीका निकाला कि अगर कंबशन और फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो फॉर्मेशन तो मेरा इक्वेशन में यूज हो जाता है, फॉर्मूला में यूज हो जाता है, तो मैं कंबशन वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख जाएगी. ये समझ आया? ये नहीं, कोई भी दिक्कत? सर रिएक्शन हमने कंबशन वाला बनाना है ना? हाँ, कंबशन वाला रिएक्शन बनाया, क्योंकि जो मैंने रिएक्शन बनाया वो मुझे प्रोवाइड करेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन ही कौन सा है? कंबशन का रिएक्शन है. तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होने वाली है, एंड फॉर्मेशन वाला तो मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा, सब कुछ जो निकालना है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जो गिवन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा. ऑक्सीजन का हमें पता ही है 0 होता है. साक्षी, कोई डाउट्स? एक बार दोबारा बताना. देखो, इसमें क्या है कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर कंबशन और फॉर्मेशन के ही डाटाज हैं, और कोई डाटा नहीं होना चाहिए, अभी हम आगे और एंथैल्पीज करेंगे, तो ये तभी लगा सकते हो अगर कंबशन और फॉर्मेशन का डाटा दिया हो. मतलब या तो कंबशन का पूछा हो या मतलब इन दो के अलावा और कोई तीसरे डाटा की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे इन दोनों में से कोई भी पूछा है या कोई भी निकालना है, तो इन दोनों की ही बात होनी चाहिए. तो तुम कंबशन वाले डाटा की ना इक्वेशन लिख लो. अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब मुझे कंबशन किसकी करानी है? एसिटिक एसिड की. जिसकी कंबशन करानी है उसकी रिएक्शन लिख दो. कंबशन रिएक्शन लिख दी मैंने. अब इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है? -867, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है. कंबशन रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी दे रखी है? -867. ये क्लियर है? यहां तक पहले ये बताओ कि ये कंबशन रिएक्शन है एंड इसकी एंथैल्पी -867 है. यस सर. एंड हमें पता है एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर माइनस रिएक्टेंट्स 1 टाइम एसिटिक एसिड एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन. वैल्यूज पुट की. देखो, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ था, वाटर दिया हुआ था, वैल्यूज पुट कर दी. एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन निकालनी थी, O2 की हमें पता है 0 होती है. क्लियर? सर बताओ. मतलब मान लो कि तीसरी अगर होती कंबशन या फिर फॉर्मेशन के हेसिस अलावा, लॉ तो लगाओ. हेसिस लॉ ही करना पड़ता ना? फिर हेसिस लॉ ही करना पड़ता, फिर ये छोटा मेथड काम नहीं करेगा, फिर हेसिस लॉ से ही जाना पड़ेगा. करें नोट.
मतलब हैसेस लॉ सब पे लग जाएगा, बस ये एक टाइम सेविंग छोटा सा टेक्निक है जिससे तुम थोड़ा सा टाइम बचा के जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके सर। जितने में बच्चे हैसेस लॉ लगा के आंसर निकालेंगे उतने में तुम्हारा आंसर कब का आ गया होगा, क्योंकि तुम मेंस के पीवाई क्यूज देखो, मैं कराऊंगा तो उसमें मेनली कंबशन और फॉर्मेशन का ही यूज किया गया है, बाकी एंथैल्पीज कमी होती है। तन्वी लिख लिया? यस सर। ये वाले क्वेश्चन तुम घर से करना, पीवाई क्यूज कराता है। इसमें कोई क्वेश्चन जो मुझे ही कराना हो, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें एक बार, फिर हम पीवाई क्यूज करते हैं। करें इसे ट्राई। When 2 moles of C2H6 is completely burnt, तो C2H6 की कंबशन की बात कर रहा है, तो हम इसकी कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। यहाँ पे कार्बन कितना है 2 मोल, हाइड्रोजन कितना है 6 मोल्स, एंड ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 4 + 3 7/2। अगर 2 मोल के लिए इतनी हीट लिबरेट हुई है तो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना हो जाएगा 3129/2। किलो जूल पर मोल, क्योंकि कंबशन में मुझे इसको 1 मोल रखना था तो मैंने 1 मोल के हिसाब से कर दिया। एंड तुम चाहते तो यहाँ पे 2 भी लगा सकते थे, अगर यहाँ 2 लगाते तो फिर डेल्टा H 3129 हो जाता, एंड 2 लगाते तो उस हिसाब से बैलेंसिंग कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन का नाम नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि बर्न्ट दिस मच हीट इज लिबरेटेड, एंड लिबरेट हुई है तो माइनस लगाना है। वैसे भी कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो माइनस तो आना ही आना है। तुम अगर इसको इस तरीके से करते हो, ये दोबारा से समझ लो, अगर तुम यहाँ पे 2 लगा के करते हो कि क्वेश्चन में 2 मोल दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा -3129। मैंने यहाँ पे 1 मोल लगा के किया है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 times enthalpy of formation of water, minus 1 time enthalpy of formation of C2H6 plus 7/2 times enthalpy of formation of wood। बस अब तो वैल्यूज ही उठा के डालनी है। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने निकाला है कितना, -3129/2। दिस इज ट्वाइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अपने को दे रखी है 395, प्लस 3 times वाटर की एंथैल्पी विच इज -286, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, एंड ये तो जीरो ही है, तो यहां से सॉल्व करने पे 83.5 आना चाहिए, -83.5। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, दिस विल बी -83.5। कंबशन और उसी का डाटा था तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। कोई डाउट? क्लियर? ये नहीं सर आपने बोला कि ऊपर
2 मोल लेके भी कर सकते थे, लेकिन हमें वो दिया तो कंबशन के लिए है ना डाटा। दिया कंबशन का ये बच्चे, लेकिन कहीं पे भी कंबशन वर्ड नहीं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं लिखा है। सर कंप्लीटली बर्न हुआ है मतलब वही हो गया ना। हाँ, फिर तभी मैंने उसको नहीं 1 मोल के हिसाब से ही रखा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे आंसर सेम आएगा अगर यहाँ पे 2 लेके करोगे तब भी, क्योंकि वो 2 कॉमन बनेगा एंड वो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अगर तुम कंबशन के हिसाब से करते हो तो हमें पता है कि 1 मोल रखते हैं कंबशन में, और ये 2 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 3129/2। Does this value represents the enthalpy of combustion of carbon? Yes or no? क्या लगता है? नो तो आंसर दिया है, लेकिन क्यों? Why we cannot consider this reaction as enthalpy of formation of carbon? क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? तरनवीर तुमसे शुरू ये करते तो हैं। का, कार्बन मोनोक्साइड की आई ना। हाँ, नहीं बेसिकली जब हम कंबशन करा रहे हैं तो एक उसका ऑक्साइड बनना है, प्रॉपर ऑक्साइड, ऐसा नहीं कि बीच में रोक देना रिएक्शन, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अपने पास है, इवन एक्सेस सप्लाई है, इतना सफिशिएंट है, तो लिमिटेड सप्लाई नहीं है। तो वो तभी बन सकता था अगर हम CO2 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, CO, तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? कोई डाउट? साक्षी क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और कर दो छोटा सा। सर दोबारा बताना एक बार। कंबशन में बच्चे ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो ऑक्साइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। अगर हमने सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है तो मोनोऑक्साइड तो बनेगा ही नहीं, तो पक्का क्या बनना चाहिए था, डाइऑक्साइड। क्लियर या नहीं? वो उस रिएक्शन के लिए पूछ रहा पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। क्या 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 क्या? उसमें तो उस रिएक्शन के लिए पूछ रहा जो वो दिया इस हुआ है। रिएक्शन में बर्निंग तो किसकी कर रहे हैं, कार्बन की कर रहे हैं ना। तो अगर कार्बन की बर्निंग कर रहे हैं, मान लिया इसको 1 मोल रखा, लेकिन बर्निंग में हमने क्या लिखा, when 1 mole of a substance is burnt in excess of oxygen, जब हमने excess of oxygen में बर्न करना है तो CO नहीं बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, CO2। ठीक है सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो इसमें डाटा मिसिंग नहीं है। नहीं नहीं, कंप्लीट डाटा। चलो ठीक है सर। सॉल्व करें ना, आंसर बताएं फटाफट। सर 1640 माइनस 1640.75 किलो जूल। साक्षी आंसर आया? सर बताओ। -160
1640.75 सेम। तो मैंने बस एक ही ले लिया था राउंड ऑफ, मतलब देखो बेसिकली ये इस रिएक्शन 1640 1640, हाँ ये कह सकते हैं माइनस में, लेकिन है ना माइनस में, -1640। बेसिकली ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, एंड इस रिएक्शन में हमने कितना बेंजीन यूज किया है, 1 मोल। तो अगर हम 1 मोल बेंजीन लेते हैं तब जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो आती है -3281.5। 1 मोल बेंजीन इज 78 ग्राम, 78 ग्राम के लिए वैल्यू आएगी, 39 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ। दिस मच किलो, तो ये आंसर आना था। ठीक, तो एक काम Yes, करो, sir. यहाँ तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 तक, जितने भी ऊपर वाले मैंने तुम्हें बताए वो सब मिला के, एंड बाकी का काम फिर हम अगली क्लास में शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ PYQs अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 15-16 क्वेश्चन एक तरह से 15 हो गए ना, 7 ऊपर थे, 7 में से कुछ कराए हुए थे, इसमें से भी मैंने दोनों डिस्कस कर दिए हैं, जल्दी हो जाएंगे, ट्राई कर लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है साक्षी, तुम देख लेना, अगर जितना टाइम मिले उतना ट्राई